को प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन प्रोफेसर मेहरोत्रा साहब, प्रोफेसर आशीष पांडे जी, प्रोफेसर जतीन जी, कोऑर्डिनेटर साहब, प्रभाकर पांडे जी को विशेष धन्यवाद। साहस और दुस्साहस दो शब्द हैं, इनके दुस्साहस को प्रणाम करता हूं क्योंकि जहां आनंद वर्धन जी बैठे हों, मुरलीधर जी बैठे हों, सच्चिदानंद जी बैठे हों, रामनाथ झा जी बैठे हों, वहां पर मुझे खड़ा कर दिया इन्होंने ला करके, तो इनके दुस्साहस को। और दत्तोपंत टेंगड़ी संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान चाहता हूं प्रोफेसर मुदालियर साहब के एक स्टेटमेंट पर, जो उन्होंने 1952 में लिखा था, जब अब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की वो भूमिका बना रहे थे, तो उन्होंने लिखा, और मुझे आप सबका ध्यान चाहिए इस स्टेटमेंट पर। वो कहते हैं, मूलतः इसको अंग्रेजी में पढ़ा इसलिए पहले इसको अंग्रेजी में बोलता हूँ, फिर उसको हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूँ। उन्होंने लिखा कि a democracy of people who can think only confusedly can neither make progress nor even maintain itself, because it will always be open to the risk of being misled by demagogues। एक प्रजातंत्र के लोग अगर सोचने और समझने में कंफ्यूज्ड हैं तो ना तो वो प्रगति कर सकते हैं और ना जो प्रगति हुई है उसको बनाए रख सकते हैं, बल्कि वो उस खतरे के निशान पर होंगे जहां कोई भी डेमागॉग उनको मिसलीड कर दे। आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले नहीं ले जा रहा आपको, आज़ादी के बाद पिछले 7.5-8 दशकों में मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है शोध करने का, करवाने का, पीएचडी की थीसिस जांचने का, वाइवा लेने का, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, सिलेक्शन कमेटीज़ के इंटरव्यू, उनके आधार पर, और ये चिंता मेरी चिंता नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखी हुई चिंता है कि जो शिक्षा शोध का जो स्तर है वो कहाँ है, हम सब जानते हैं। The very purpose of research is to contribute to knowledge society। चाहे हम नॉलेज में ऐड करें, चाहे हम उसको एडिट करें, अपडेट करें, अपग्रेड करें, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज सोसाइटी अगर हम ये कर रहे हैं, हमारा शोध कर रहा है, तभी वो शोध है, नहीं तो वो शोध नहीं है। एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जिसका उत्तर मुझे नहीं चाहिए, उसका उत्तर आप सब अपने अपने अंतरात्मा को दीजिए। इस हॉल में बैठे हुए कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो आप बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे उत्तर नहीं चाहिए, अपने आप को उत्तर दीजिए। अगर आपने पढ़ा है तो बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, और नहीं पढ़ा है तो दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान को धन्यवाद देते हुए इस प्रोग्राम के बाद 72 घंटे में आप पढ़ेंगे, ऐसा आप वादा करके बाहर जाएंगे, नहीं तो पाप लगेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? एक छोटी सी लाइन सुनाता हूं आपको। मैं तमाम उम्र गुनाह करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। मैं बहुत हैरान होता हूं जब ICSSR से फेलोशिप आती है, या ICPR से फेलोशिप आती है, या किसी UGC से फेलोशिप आती है, और लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि किस समस्या पर प्रोजेक्ट बनाऊं। तो मुझे लगता है या तो समस्याओं का अभाव है, हम इतने विकसित हो गए हैं, या फिर हमारी समझ का कुछ अभाव है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव पिछले 5.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और नागालैंड से कक्ष के बीच में बातचीत करने का यह बना है कि हम जो ये तमाम तरह के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उदाहरण के रूप में मैंने लिया, इस तरह के जब डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी समस्या अपने आप आती हैं हमारे सामने। लेकिन जब हमारी ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, इस तरह का जो डेवलपमेंट उसको हम नहीं देखते, नहीं जानते, तो हम समस्याएं खोजते हैं और समस्याओं के लिए फ़ोन करते हैं। मुझे लगता है कि आप सब मुझसे सहमत होंगे, API ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में शोध और पब्लिकेशन का जो सत्यानाश किया है, उससे हम कब उभरेंगे मुझे नहीं पता। अब तो दुनिया भी जान गई है कि भारत का फैकल्टी मेंबर है, API का भूखा है, और पब्लिकेशन के नाम पर, सेमिनार्स के नाम पर, कॉन्फ्रेंस के नाम पर हमारा दोहन अब दुनिया के कई देश करने लगे हैं। हम अपने पैसे से पैसा खर्च करके हवाई जहाज़ का टिकट लेके लंदन जाते हैं, वहाँ सेमिनार अटेंड करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, वहाँ रहने का खर्चा देते हैं, वहाँ लोकल रहने घूमने का खर्चा देते हैं, फिर अपने पैसे से खर्च करके वापस आते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के गेट पे खड़े होकर फोटो खिंचा लेते हैं। आशीष श्रीवास्तव एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, आशीष श्रीवास्तव एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इस तरह की भावना से निकल आते हैं। डिग्री ओरिएंटेड रिसर्च, नॉन डिग्री ओरिएंटेड रिसर्च, डिग्री ओरिएंटेड रिसर्च, नॉन डिग्री ओरिएंटेड रिसर्च, दोनों ही खतरे में है, दोनों ही समस्या में है। हम जब डिग्री ओरिएंटेड रिसर्च की बात कर रहे हैं तो ये कहने में थोड़ा संकोच लग रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि पिछले कई वर्षों में, पिछले लगभग 1.5 दशकों में, 2 दशकों में भारत भर के विश्वविद्यालयों में जो एक समझ बनी है बातचीत करने की, हम लॉटरी सिस्टम से स्टूडेंट अलॉट कर रहे हैं।
शोध हाईएस्ट डिग्री, पीएचडी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वर्ल्ड, और लॉटरी सिस्टम से हम अलॉट कर रहे हैं अपने शोधार्थी को। क्वांटिटेटिव वाला क्वालिटेटिव के पास, क्वालिटेटिव वाला क्वांटिटेटिव के पास। और इस तरह की हमारी समझ, अभी भी ऐसी समझ बनी है कि बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत सारे सुपरवाइजर से कहते हुए मिलते हैं कि मैं तो क्वालिटेटिव काम करूंगा, मैं तो क्वांटिटेटिव काम करूंगा। मेरा एक सवाल है, समस्या महत्वपूर्ण है या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव महत्वपूर्ण है? समस्या महत्वपूर्ण है। अगर समस्या महत्वपूर्ण है तो फिर उसको समाधान करने का रास्ता क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा, या कुछ पोर्शन क्वालिटेटिव होगा, कुछ पोर्शन क्वांटिटेटिव होगा। ये सब हमको एक तय करना है। मैं पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन का फैकल्टी मेंबर था। एक बार किसी ऐसे ही अवसर में बात करने का अवसर मिला, तो मैंने वहाँ पर 100 लोगों का एक सैंपल कलेक्ट किया जिनकी पीएचडी अवार्ड हुई है पिछले 2 वर्षों में। ऐसे 100 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया, उन 100 लोगों से बातचीत की। उस 100 में से 93 लोग अपने पीएचडी का शीर्षक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर वो क्वांटिटेटिव है तो वेरिएबल्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या है, फॉर्म्स ऑफ वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है, इंटरवीनिंग क्या है, कंकॉमिटेंट क्या है। और अगर वो क्वालिटेटिव है तो होलिस्टिक सिचुएशन क्या है, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए 100 में से 93 लोग। इस अनुभव से जब मैं सिलेक्शन कमेटी में बैठा और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन डिफेंड करने जब स्कॉलर्स आए, तो एक ओपन सवाल पूछा मैंने कि आपकी ये थीसिस है, आप थीसिस लेकर के आए हैं, थीसिस बंद कर दीजिए, अपनी थीसिस के ऊपर आप 5 मिनट बोलिए। बना रहा, कोई भी परसीमन नहीं कर रहा, अपनी थीसिस पर 5 मिनट बोलिए। आई एम सॉरी टू से वो 5 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं लोग, इसलिए चाहे वो डिग्री ओरिएंटेड रिसर्च हो, चाहे वो नॉन डिग्री ओरिएंटेड रिसर्च हो, दोनों ही खतरे में हैं। फंडिंग, बेसिकली फंडिंग और लीडरशिप मेरा एरिया था कि मैं टारगेट करूंगा इसको। मेरा प्रेजेंटेशन एक बार चला देना। प्रोफेसर आशीष पांडे जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि प्रेजेंटेशन उनका है और उन्होंने बनाया है। एआई के ज़माने में जहाँ पर बहुत सारे पीपीटी जनरेट होती हैं, ये कहना, डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। तो वो डिस्क्लेमर मैं भी जोड़ देता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन मेरा है और मैंने बनाया है। इसलिए प्रेजेंटेशन को एक बार आप चला दीजिए। मैंने गलती से एनिमेशन डाल दिया, सबको सारे स्क्रॉल कर दीजिए, पहली स्लाइड पूरी खोल दीजिए। सो फंडिंग की हम बात करें तो मैं किसी संस्थान का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इशारों में आप सब समझ जाएंगे। 2 तरह की फंडिंग हमने भारत में देखी है, एक पॉजिटिव फंडिंग, एक नेगेटिव फंडिंग। हमने नेगेटिव फंडिंग करके कुछ रिपोर्ट लिखवा ली और उसका इंटरनेशनली उसको एक्सप्लॉइट किया। तो पॉजिटिव फंडिंग, नेगेटिव फंडिंग हमको भी देखना है। एक छोटा सा चुटकुला है जो पश्चिम जगत में बहुत प्रसिद्ध है, अगर आप अनुमति दें मैं जल्दी से सुना देता हूं आपको। और शायद यहाँ पर बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स भी हैं और स्कॉलर्स भी हैं, तो शायद ये कुछ मैसेज आपको दे सके। चुटकुला ऐसा है कि एक स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन में है, थोड़ा जरा इसको आपको कल्पना भी करना पड़ेगा मेरे साथ। एक स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन में है, वो अपने शोध के लिए कल्पना कर रहा है। तो क्या कहता है? कौन है? स्टूडेंट है, कहां है? ग्रेजुएशन में है अभी। वो कहता है, आई एम गोइंग टू डू रिसर्च वॉट एवर आई वॉन्ट। आई एम गोइंग टू डू रिसर्च वॉट एवर आई वॉन्ट। मैं वो शोध करूंगा जो मैं चाहता हूं। अब वो पीएचडी में आ गया, अब वो स्टेटमेंट बदल गया। अब वो कहता है, आई एम गोइंग टू रिसर्च वॉट एवर माई सुपरवाइजर वॉन्ट। मैं वो शोध करूंगा जो मेरा सुपरवाइजर चाहता है। फिर वो पीएचडी अवार्ड हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। फिर स्टेटमेंट बदल गया, आई एम गोइंग टू रिसर्च वॉट एवर माई प्रमोशन कमेटी वॉन्ट। फिर वो प्रोफेसर हो गया। फिर वो स्टेटमेंट बदल गया, आई एम गोइंग टू रिसर्च वॉट एवर माई फंडिंग एजेंसी वॉन्ट। फिर वो प्रोजेक्ट मिल गया और रिटायर हो गया। अब जीवन की चर्या पूरा करके, जब किसी की डेथ होती है हम आरआईपी कहते हैं ना, अब उसकी डेथ हो गई। अब वो कहता है, आई एम गोइंग टू डू रिसर्च डॉट 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 वॉट एवर आरआईपी, रिसर्च इन पीस। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दो अनुभव मेरे, और ये बंगाल और बिहार में काम करने के 2 अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, और भारत भर में जिन जिन विश्वविद्यालय से मैं जुड़ा उनके अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। 2 चीजें। पहला कि हम समस्याओं को स्कॉलर्स के ऊपर थोपते हैं, जिसकी वजह से स्कॉलर अपनी समस्या के साथ कभी उनका रैपो स्टैब्लिश नहीं होता। वो जब रैपो स्टैब्लिश नहीं होता तो वो एक ब्लैंकनेस, एक खालीपना रहता ही है, वो चलता रहता है। एक बात। दूसरा, नो नो नो, यू कैन नॉट स्पीक इन हिंदी, यू कैन नॉट स्पीक इन बंगाली, दिस इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये स्टेटमेंट सुनते सुनते कई दशकों में, आइडिया, हम सब जानते हैं, आइडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन लैंग्वेज। Idea is more important than language. Now we have LLMs, large language model. We can translate our idea into as many languages as we want.
तो बंगाल में मैंने एक्सपेरिमेंट किया और स्टूडेंट्स को कहा कि आप मुझे अपनी प्रॉब्लम समझाओ बंगाली में। तो उन्होंने कहा आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा मुझे समझ में आएगा नहीं आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए आप क्या कहने जा रहे हो। तो वो समझाते थे, फिर उसको रिकॉर्ड करते थे, फिर उसको ट्रांसलेट करते थे। द थिंग इज, हमको हाई टाइम, मुझे लगता है प्रोफेसर यतीन जी ने भी इस बात पर इंडिकेट किया, दिस इज हाई टाइम, जब हमको सब कोई जानना है, सोचना है, समझना है कि आइडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन लैंग्वेज। मैं माफी चाहते हुए बात कह रहा हूं, लेकिन दिल्ली की बैठकों में मैंने अच्छे अच्छे प्रोफेसरों को चुप बैठे देखा है क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। वह विचार है लेकिन वो अंग्रेजी में नहीं प्रेजेंट कर सकते अपनी बात को, इसलिए तो रिसर्च को लेकर ये भी एक बहुत बड़ा एक गैप है। मैं हिमाचल प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में शोधार्थियों को लेकर के बोल रहा था, तो एक शोधार्थी, जब मेरा भाषण खत्म हुआ, एक शोधार्थी ने सवाल पूछा। उसने कहा सर हाइपोथेसिस कहां लिखी जाती है। इसके पहले कि मैं उत्तर देता, उसने उत्तर भी दे दिया कि सर मेरे सुपरवाइजर कहते हैं जहां जहां थीसिस होगी वहां वहां हाइपोथेसिस होगी। अब ऐसी स्थिति में हम शोध के तमाम डायमेंशंस पर सोच रहे हैं। राजस्थान की ऊंटनी कितना दूध देगी और उड़ीसा की बकरी कितना चारा खाएगी, इसके बीच में कोरिलेशन लगा देते हैं। राजस्थान की ऊंटनी कितना दूध देगी और उड़ीसा की बकरी कितना चारा खाएगी, इस पर हमारा कोरिलेशन लगा करके शोध हो रहा है। आप सबका बनारस में आमंत्रण, एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। आप सबका बनारस में आमंत्रण है, आप आए, मेरे साथ एक कप कॉफी पिए, मैं आपको ऐसी थीसिस दिखाऊंगा जहां पर ये जो मैंने कहा है इसको सिद्ध भी करूंगा। बाकी बातें आपके साथ अभी होती रहेंगी, ये चर्चा लंबी चलेगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।